मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। आ गई है बीजेपी की लिस्ट, क्या कहेंगे इस लिस्ट के बारे में? लिस्ट नहीं है, ये तो मजबूरी की एक सूची जारी की है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होना है। वो इबारत लिखी जा चुकी है 2024 के चुनाव से। बीजेपी संघर्ष कर रही है। अभी भी सोचो, इतना बड़ा दल जिसके पास कमल भी है, दलदल भी है, प्रशासन भी है, पुलिस भी है, सारी व्यवस्था, उसके बावजूद भी अभी दो प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए। सोचिए आप, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो खौफ है समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के 9 चुनाव पे 10वां जो बीजेपी बिना लड़े हुए हार गई। जब चुनाव होगा समाजवादी साइकिल को ही सिंबल मिले, सर्टिफिकेट मिलेगा विधायक का, तो वो तो बिना लड़े हुए हार गई। 9 सीटों पे भी समाजवादी पार्टी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस करने जा रही है। और आप देखेंगे कि कोई सत्तारूढ़ दल जो बैठा हो सत्ता में, डबल इंजन की सरकार हो, और उसके बावजूद वो 9 सीटों में बुरी हार हार जाए, वो शायद सिनेरियो आपको पहली बार देखने को मिलेगा जब इन चुनावों की परिणाम की गिनती चल रही होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज की डेट में उत्तर प्रदेश की जनता की विश्वास की पार्टी है। अनुज जी। जी नहीं मनोज जी, आप तो कहेंगे, देखिए आपका फर्ज बनता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप 9 की 9 जिताएंगे। लेकिन गाजियाबाद की अगर बात करें, खैर की बात करें, और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने आपको फंसाने की कोशिश की करहल में, आप ही के परिवार के सदस्य को टिकट दे दिया, क्या कहेंगे उसके बारे में? इस तरह के लगातार प्रयास बीजेपी करती रहती है। बीजेपी के पास जब प्रत्याशी नहीं होते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को लड़वाती है। आपको याद होगा फिरोजाबाद के भी कई सीटों पे हमारे रिश्तेदारों को लड़ाया है और वहां मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को। तो ये सारी चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं समाजवादी। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो लीडर है, अगर वो समाजवादी पार्टी में, और खासकर यादव लीडर जो है वो समाजवादी पार्टी में है, तब तो उसका दम है। क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी विचित्र सी घटनाएं घटित होती हैं जो वो प्रत्याशी अंधा होकर समझ नहीं पाता है। जी। उत्तर प्रदेश में अत्याचार किस पे होता है? यादवों पे। बीजेपी यादव प्रत्याशी लेके सोचती है कि हम उसके नाम से वोट ले लेंगे, तो वो कोई हरियाणा वाला नहीं यादव है, वो कोई मध्य प्रदेश वाला यादव नहीं है। वहां पे बीजेपी शासन में है, वहां यादवों को वोट बैंक बना के रखती है। यहाँ पे तो उसके लिए वो अत्याचार का सब्जेक्ट है ना। उस पे उसके यहाँ बुलडोजर चलाना, उसके यहाँ इनकाउंटर उसका करवा देना, उसका मकान गिरवा देना, उसके खिलाफ मुकदमे लगवा देना। तो उत्तर प्रदेश का यादव जागरूक है। कराल में जिनको टिकट मिला है वो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों का सम्मान, लेकिन उनको अग्रिम हार की बधाई समाजवादी पार्टी देती है। अग्रिम हार की बधाई। जी। सीसा मुंह में नहीं घोषित कर पाई प्रत्याशी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। पहली एक ही सीट तो थी है, और एक मीरापुर तो जयंत चौधरी के खाते में जाएगी। सीसा मुंह में क्या पेच फंस रहा है? सीसा मऊ मेरे ख्याल से चूंकि परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की सीट रही है लंबे समय से। इरफान सोलंकी जी 2 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनके फादर भी विधायक रह चुके हैं। तो बीजेपी को मालूम है कि वो कुछ कोई हो सकता है द्वंद्व हो उनके मन में, अंतर कलह चल रही हो कुछ आपस में, उनके जो तमाम सारे प्रत्याशी हो उनके मन में ऐसी कोई बात हो, इसलिए इस तरह की विलंब आपको देखने को मिल रही। लेकिन देखिए, परिणाम वही आना है, शीशा मुंह से समाजवादी पार्टी जीत जाएगी उसमें, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आपसे मैंने 9 की 9 सीटों पे अभी बात नहीं कही है। हमने कहा 9 में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैं हम वो 400 पार वाले लोग नहीं है ना, जबरदस्ती वो बोलना शुरू कर दे 400 पार, 80 में 80, ये सब ये जुमलेबाज टाइप के जो राजनीतिक दल सोच वाले लोग होते हैं वही कर सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटी में नहीं। और हमारा ब्लड भी बड़ा प्योर है। अब जैसे प्योरिटी होती है जिसमें ना, उसमें अशुद्धता नहीं पाई जाती है। बीजेपी में अशुद्धता की भरमार है, उनकी विचारधारा ही अशुद्ध है। इसलिए वो इस तरह की बातें, बड़बोलापन और सत्ता पाके अहंकार में चले जाना, इस तरह की बातें बीजेपी की मेरे ख्याल से आज की पूरी सैद्धांतिक राजनीति बन गई। जी। एक मेरा आखिरी सवाल है, बाकी प्रशांत भाई और राहुल जी भी आपसे थोड़ा सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे। संजय निषाद के लिए क्या कहेंगे भाई? लखनऊ से दिल्ली तक खूब चक्कर लगाए उन्होंने, 2 सीटें शनिवार से चक्कर लगा रहे थे। हाँ, कुछ कह रहे
मैं कह रहा हूँ संजय निषाद जी शनिवार से ही दिल्ली में जमे हुए थे, दिल्ली में जमे और हुए उनको कह रहे अमित शाह से बात करेंगे, उसके बावजूद उनकी नहीं सुनी गई। 2 सीटें मांग रहे थे, कम से कम एक ही सीट मिल जाती जो उनके पास थी। जयंत चौधरी को तो खूब खुश कर रहे हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लेकिन संजय निषाद को नहीं साध रहे। क्या मतलब है इसके पीछे का? दरअसल में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, खाली आदमी ढपली बजाता है। तो अब संजय निषाद जी ढपली बजाएंगे, उनको ढपली बजाने की जिम्मेदारी भाजपा ने दी है। और उनका बाजा बजेगा, इसलिए बाजा बजेगा जब आप अपने वर्ग जाति के लोगों के पूरे अधिकारों को ले जाके किसी के चरणों में रख देते हैं, तब फिर वो राजनीतिक दल आपके लिए नहीं खड़ा हो सकता है। और संजय निषाद जी के लिए क्या कहूं, पंच तक तो बन नहीं पाए थे। सभी आप लोगों को पता है, तीनों लोग आप राजनीतिक रूप से अवेयर हैं। आप बताइए, पहली बार सदन में अगर किसी ने संजय निषाद जी की पार्टी को, उनके बेटे को नाम दिया, काम दिया और सदन में भेजा तो कौन था? समाजवादी लोग थे। राष्ट्रपति जी ने गोरखपुर जैसी परंपरागत सीट पे उनसे अलाई करके समाजवादी सिंबल से हमने वहां पे खाता खोला और उनके बेटे प्रवीण निषाद सांसद बने। फिर उनको लालच पड़ गई। दरअसल में जब आप अपने समाज का सौदा करने लगते हैं, तो फिर जो जिस राजनीतिक दल में आप रह के सौदा करेंगे, वो राजनीतिक दल आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपने कहा कि हमको आरक्षण दिलाना है, निषाद समाज को एससी कम्युनिटी में शामिल कराना है, नहीं करा पाए आप। क्या है के लिए 7-8 साल की सरकार हो गई, आप वो नहीं करा पाए। आप बन गए विधायक और आपका बेटा बन गया विधायक, आपका बेटा सांसद बन गया, आप मंत्री बन गए, तो आपका सारा फोकस अपने ऊपर है। तो आप अपना फोकस रखिए, समाज को आप बहेलिए की तरह एक बार जाल बिछा के दाना चुगा के फंसा सकते हैं, बार बार नहीं फंसा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी यही है कि समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है। ठीक है, हो सकता है वैचारिकता के आधार पे हमारी लड़ाई हो, बहन जी से हमारी लड़ाई रही, बहन जी के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे थे, वो सत्ता में थी, हम विपक्ष में थे, हम सत्ता में थे, वो विपक्ष में थी। उस वक्त की लड़ाई को छोड़ दीजिए, और एक दो ऐसे डिसीजन हुए होंगे, लेकिन ओवरऑल समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, जो किसी जाति का नहीं होता है, सारे धर्म जाति के लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, किसान भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, बेरोजगार भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं। लैपटॉप हमने बांटा, तो क्या हमने देखा कि मायावती जी की कम्युनिटी के लोगों को लैपटॉप न दिया जाए? ऐसा कोई कंडीशन था क्या उसमें? या हमने जो कुछ भी साइकिलें बांटी, तो क्या हमने ये ऐसा रखा? या पेंशन हमने जो बांटी, समाजवादी महिला पेंशन थी 500 रुपए महीने का, क्या हमने उसमें कोई भेदभाव रखा क्या? तो ये सारी चीजें समाजवादी मनोज जी, पार्टी के यही बात पास तो है। बीजेपी भी कहती है ना, बीजेपी भी कहती है कि भाई हिंदू मुस्लिम सब लेते हैं, क्या यादवों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है क्या? भाई यही बात तो बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है। देखिए, शौचालय बना देना हाँ, और रूटीन वर्क की बातों को लोगों को एम्पायर करने वाली बात कर देना, ये मेरे ख्याल से मूर्खता की बात है। जैसे आप कहेंगे कि बीजेपी सम्मान निधि दे रही किसानों को, आपको पता है सब्सिडी उनपे कितनी थी? जो वो सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपए सालाना, उससे 3 गुना ज्यादा सब्सिडी थी हर किसान को। वो चाहे डीजल पे रही हो, चाहे खाद पे रही हो, चाहे बीज पे रही हो, चाहे जितने कृषि यंत्र रहे हो, चाहे ट्रैक्टर, जितना कुछ भी था, वो 3 गुने से ज्यादा था सब्सिडी उनको। वो तो खत्म कर दिया। तो ये जो मूर्ख बनाने का काम है, वो बीजेपी कर सकती है। और बीजेपी जो कहती है ना, वो मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में कहती है। इस बात को मुझे कहने में कोई आपके चैनल पे गुरेज नहीं है। वो जी। तो मुसलमानों को लेके ये बात कहती है कि मुसलमानों को भी हम दे रहे हैं। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करे दे रहा हूं भैया, क्या टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, कोई एक कम्युनिटी के लोग देते हैं क्या? भाई मान लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स देने वाले बीजेपी की विचारधारा के लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर लोग हैं, उनके पास ज्यादा धन है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं भैया, खाना तो सभी खाते हैं, सामान तो सभी खरीदते हैं, मोबाइल रिचार्ज सभी कराते हैं, सब कुछ मनोज जी, किराया भी सब कुछ देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा भी है, मतलब डायरेक्ट टैक्स से सरकार को कम राशि मिल रही है और इनडायरेक्ट टैक्स से बहुत बड़ी राशि मिल रही है, बड़ी जो कि राशि मिल रही है। गरीब जो तबका है वो भी उसको देने के लिए बाध्य है। नमक रोटी तो हर कोई खाएगा ही खाएगा। वो बात देखिए, जो बात कही है हमारे साथी ने, लालचंद जी ने, वो यही राहुल लाल जी ने जो कही है बात, यही बात कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहते हैं, जब जवाहर यूनिवर्सिटी का बात आता है कि जेएनयू में भैया वो गरीब का बेटा पढ़ रहा है टैक्स के पैसे, किसके?
किसके पैसे? बीजेपी के प्रवक्ताओं के टैक्स के पैसे से पड़ रहा है। आपके कान में ये बात 1000 बार गई होगी, उनके पैसे से। मतलब वो संदीप पात्रा बोलता है कि मेरे टैक्स के पैसे से। काहे का भैया टैक्स देते हो तुम बीजेपी के प्रवक्ता हो, तुम काहे का टैक्स देते हो? कौन सा टैक्स देते हो? या तो तुम्हारा बड़ा बिजनेसमैन हो, सब कुछ हो। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। समाजवादी पार्टी ने लोगों को एम्पावर करने के लिए काम किया। हमारी जो योजनाएं हुई हैं, वो कोई भी योजना आप उठा के देखिए। जैसे हम एक छोटी सी योजना, हमने कहा कि हम 108 और 102 चलाएंगे एम्बुलेंस योजना, और यूपी अपने खर्चे पे चलाएगी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मदद लेंगे, और हमने चला के दिखाया। तो उससे हमारे गरीब जो एससी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोग जो हैं, उन लोगों को पता चल रहा है कि घर से एम्बुलेंस गई और उनको अस्पताल तक ले गई, इलाज करा के फिर घर तक छोड़ने गई। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। पता है इतने में कितने पैसे लग जाएंगे? वही सुविधा लेने में एक आम आदमी को कम से कम 3 से 4 हजार रुपए लग जाएंगे। फिर एक गरीब आदमी 4 हजार रुपए कितने दिन में कमाता है, ये मुझे आपके चैनल पे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम मजबूत करने के लिए काम करते हैं। बीजेपी तो सिर्फ वो सत्यनारायण की कथा होती तो ऐसे उठाई पंजीरी, खटखट 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 जलेबी की तरह ऐसे 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 बांट दिया, थोड़ी थोड़ी पंजीरी सबको दे दी और कहा जाओ ये पंजीरी खा लो, आपका भला हो जाएगा। ये सारी चीजें बीजेपी सिर्फ दिल बहलाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए करती। बता दो एक कोई, आप मुझे बता दो प्रोग्राम बीजेपी का, 10 साल की मोदी सरकार, 8 साल की योगी सरकार, जिसने इस देश में गरीब को मजबूत करने के लिए कोई काम किया हो। आप बता दो मुझे एक कोई काम बता दो। मैं दावे से कह रहा हूं कि मैं माफी मांगूंगा आप लोगों से, और बीजेपी से माफी मांगूंगा, उनके कार्यालय के सामने जाऊंगा माफी मांगने, और मैं बता दूंगा कि जो योजना चल रही होगी उसके पीछे का काला सच क्या है। प्रशांत भाई, मनोज जी बहुत मुश्किल से हाथ में आए हैं, कुछ सवाल हो तो जल्दी से मनोज यादव जी, पहले तो नमस्कार। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो पत्ते खोल दिए हैं, और सीसामऊ की सीट पर जो मेरी जानकारी आ रही है कि वहां अंदर खाने बड़ी फाइटिंग चल रही, 12-13 लोग तैयार हैं। एक सोनकर साहब तैयार है, कह रहे थे कि आज सुबह मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। उधर सुरेश अवस्थी अलग तैयार है, और एक और थे जो तैयारी कर रहे थे, उनको जेल भेज दिया गया। पता नहीं क्यों भेजा गया, वो अपना वो जाने। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की खैर और गाजियाबाद में क्या तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस तो लड़ नहीं रही है। नहीं, कुछ देर में अभी सीटें ऐलान हो जाएंगी, बहुत जल्दी नामांकन की तैयारी चल रही है, कैंडिडेट तय कर लिए गए हैं, वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में देखने सुनने को मिल जाएगा। वो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये थी कि हम कांग्रेस के लिए हमने 3 सीटें देने का कल भी बातचीत चली। खैर, गाजियाबाद और फूलपुर 3 सीटें हम देने को तैयार हो गए थे, लेकिन शायद कांग्रेस के नेतृत्व का फोकस महाराष्ट्र है, झारखंड है और वायनाड है, और भी तमाम सारी सीटें जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पे सिर्फ कांग्रेस को लड़ना है, वहां पे एलाइज के रूप में और दल है भी नहीं। तो फोकस है, और निश्चित तौर पे कुछ मेरे ख्याल से हो सकता है नेतृत्व की बात सही लगी हो, समझ लगी हो, और अभी तक से हम पे आरोप लगाया जा सकता है कि हमने कांग्रेस को अभी तक 3 सीटें घोषित नहीं हुई। हो सकता है उसका जो अजय राय तो अभी भी कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है सीट शेयरिंग के बारे में, वो आप लोगों से खफा बहुत रहते हैं। अजय राय जी को राजनीति करनी नहीं आती है, और राजनीति का एक प्रोटोकॉल होता है। मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और एक कॉमन मैन होने के नाते ये बात कहना चाहता हूँ। देखिए, स्टेट यूनिट से कोई राष्ट्रीय यूनिट बात करेगी क्या? ये बताइए आप। नहीं करती है ना, प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। अजय राय जी, और अजय राय जी का ही नाम लेके बात छोटी हो जाएगी। जितना भी कांग्रेस का साउथ इंडिया का जो जितना भी है इनका लीडरशिप, उसको छोड़ दीजिए, तो जितना नॉर्थ इंडिया का लीडरशिप है, किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए। आप मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं? मैं सब कुछ, मैं पूरा उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। उत्तर भारत में जो कांग्रेस का रीजनल लीडरशिप है, वो अपने सेंट्रल यूनिट को, अपने जो नेतृत्व करता है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनका लीडरशिप है, उसको खुश करने के लिए अनाप शनाप बात करते हैं, और वो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं उनके सामने जो पॉसिबिलिटी में नहीं है, जिनसे कांग्रेस का नुकसान होता है। ये बात जिस दिन सेंट्रल यूनिट ने समझ लिया कांग्रेस की, उस दिन कांग्रेस पूरे देश में छा जाएगी। ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ। बड़ी बारीक सी बात है।
और ये बात, इस तरह की गलतियां लगातार होती आती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कर देते हैं, उनके जो स्टेट यूनिट्स हैं ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं, और जिससे नेतृत्व तो कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर आप पे जिम्मेदारी दे दी और आप बार बार उसको ओवर कॉन्फिडेंस करके, हम जैसे आप याद करिए, छत्तीसगढ़ हम जीत लेंगे, राजस्थान हम जीत लेंगे, मध्य प्रदेश हम जीत लेंगे, ये बात थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके सभी लोग, अच्छा सभी जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये बात कही गई कि हम चुनाव जीतेंगे। 2 जगह तो हार हुई, और तीसरी जगह पे बहुत बड़ी हार हुई। कैसे? आपने गलतियां की, इस वजह से इतनी बड़ी हार हुई, और आप अपने एलाइज को, स्टेट लीडरशिप एलाइज को महत्व नहीं देते। 2 बयानों का जिक्र मैं करूंगा, उससे शायद बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। कमलनाथ जी को क्या जरूरत थी ये बात बोलने की, जो आदरणीय राष्ट्रपति जी के बारे में वो बोले, क्या जरूरी था बोलना? अगर उसको बोलने से कांग्रेस की 10 सीटें जीत रही होती तो मैं समर्थक था पहला कि आप बोल दो, क्योंकि आप 10 जीतते तो बीजेपी हारती, और बीजेपी हारती तो समाजवादी पार्टी के यहाँ नेचुरल खुशी होती, नेचुरल त्योहार होता। आपको बताऊं, हमारे घरों में पार्टी सेलिब्रेट की जाती है, घर में, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी में तो होती है, हमारे घरों में अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम लोग खुश होते, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, रिश्तेदार सब खुश होते हैं कि बीजेपी का एक स्टेट हमने हरा दिया। हम नहीं हरा पाए, कांग्रेस ने हरा दिया। जब हम नेचुरल रूप से आपकी खुशी में शामिल है तो दुख में भी शामिल, लेकिन आप क्या करोगे? आप पिंच चुबो दोगे। अखिलेश क्या होता है? आप कहोगे समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, क्या जरूरत थी? बताओ, इसको बोलने से क्या मिल गया? दीपेंद्र हुड्डा जी को क्या मिला? कुछ मिल रहा हो तो मुझे बता दें, वो कुछ मिल गया, ना बोलते तो मैं दावे से कह रहा हूं कि हो सकता है 2 सीटें बढ़ जाती, जहां पे बहुत माइनर रूप से आ रहे हैं, बढ़ जाती सीटें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कद है, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जो अखिलेश यादव जी का कद है भारतीय राजनीति में, वो बहुत बड़ा है, और वो इसलिए बड़ा है क्योंकि बड़े दिल के नेता हैं, बड़ी सोच के नेता हैं, और उन्होंने अपने जीवन में छोटे हृदय के साथ राजनीति नहीं की, और उस दल को जिसको 125 सीटें दी, आप दोनों लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैं राहुल लाल जी को उत्तर प्रदेश में नहीं पाता हूं, नहीं देखता हूं, मुझे लगता है वो दिल्ली ही रहते होंगे, नोएडा रहते होंगे, हो सकता है। गाजियाबाद, मनोज जी गाजियाबाद रहता हूँ मनोज जी। हाँ, तो आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, बताइए, 125 सीटें हमने दी, हमको हरियाणा में 1 सीट नहीं मिली, और हमने 17 सीटें दी लोकसभा की। 17 सीट मतलब कितना हो गया, जोड़िए आप, लगभग 50 सीट हो गई 10 का, और 15 का हो गया 25, 75 और 2 ये, यानी 75 10 85 सीटें, 85 सीटें हमने विधानसभा की आपको लोकसभा में दी, और आप हमें हरियाणा में कहते हैं हमारा वजूद क्या? मध्य प्रदेश में 1 सीट हमको लोकसभा की देते। मनोज जी, उसके कारण से तो कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, ये चीजें भी हम लोग देख ही रहे हैं, बात कह रहा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या हरियाणा में हो। एक संदेश है सेंट्रल यूनिट से कांग्रेस की, कि अपने स्टेट लीडरशिप पे पूरा भरोसा करिए, लेकिन आप गहन अध्ययन करिए, आपके लिए समाजवादी पार्टी अमृत के समान है, विष के समान नहीं है। हमारा विधायक जीतता है तो बताइए हम किसको समर्थन देते हैं? हमने कमलनाथ जी को समर्थन दिया कि नहीं दिया? हमने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को समर्थन दिया कि नहीं दिया? या जिस स्टेट में हमारा विधायक है, क्या हमने कहीं बीजेपी को समर्थन दिया है क्या? हम तो आपके नेचुरल एलाई हैं, हम तो आपकी जो पार्टी के विपरीत लड़ रहा है उसी के खिलाफ हम लड़ने वाले, और फिर आप बयान देते हो, आप इस तरह हमारे नेतृत्व पे सवाल मनोज यादव जी, एक और चर्चा चल रही है कि क्या ऐसी कोई स्थिति बन रही है गाजियाबाद और खैर में कि सिंबल समाजवादी पार्टी का रहे और कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस से रहे? क्या कुछ ऐसी स्थिति भी बन रही है क्या? आपका गेस हो सकता है सही हो, ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी छोटे दिल के साथ राजनीति नहीं करती है, ये हमारी पार्टी का नेचर है, और ये हम लोगों ने नेताजी से सीखा है। आदरणीय नेताजी इस देश के सबसे बड़े दिल के नेता रहे। हमारे दर्शकों को आपके आने का कुछ फायदा तो मिले, दर्शकों को कितनी देर, कितने घंटे? नहीं, मैं ये नहीं कहता, देखिए बस थोड़ी देर में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ी देर में ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी, और हमारी अभी भी इच्छा जो है बीजेपी को उखाड़ फेंकना महाराष्ट्र से, झारखंड में उनके मंसूबों को नहीं स्थापित करने देना है, वहां पे आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले आरजेडी हो,
समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है या जेएमएम है, सभी मिलके हराने का प्रयास करेंगे। जहां सीट मिलेगी वहां भी हराएंगे, जहां नहीं मिलेगी वहां भी हराएंगे बीजेपी को। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा, कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप को बता दीजिए कि राजनीति इस तरह नहीं होती है, और खासकर समाजवादियों के सामने ऐसी राजनीति बिल्कुल मत करो जहां पे सिर्फ ता जानती हो समाजवादी पार्टी, ला ना जानती हो। हमने दिया है, कांग्रेस से लिया नहीं है कुछ। कांग्रेस अभी को आप हर लोगों जगह मदद करिए। नहीं, अभी इसमें एक कोई दो खबर राय आई नहीं कि है। आप लोग बुधनी में राहुल लड़ जी, रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में राहुल जी बुधनी के में अंदर भी उपचुनाव हो रहा बहुत है। जिज्ञासा होंगी। राहुल जी, आप भी अगर कुछ बात रखना नहीं चाहें नहीं, तो रख लीजिए, फिर वो मैं मनोज सवाल जी को सही फ्री है, वो करूंगा। तो वो रूठे हुए देखिए कांग्रेस के साथी को स्पेस दिया है, और कोई बात नहीं है वहां पे। अच्छा, और वो पूर्व मनोज में जी देखिए, समाजवादी थे, पूर्व में समाजवादी थे जी। मनोज जी देखिए, ये जो सवाल प्रशांत जी पूछ रहे थे वही मेरे जिज्ञासा में भी था, क्योंकि कल रात में जो अखिलेश यादव जी का जो बड़ा सा ट्वीट है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया रात में ही कि एक तरह से इंडिया अलायंस बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और सारे लोग जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े जाएंगे। तो ये संभावना, तो फिर उसी ट्वीट से ही ये संभावना लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार जो है, एक या दो कम से कम जो भी चीजें दिखी, तो क्या हम लोगों को अभी भी कुछ बड़ा परिवर्तन दिख सकता है इस सूची में? नंबर वन ये चीज। और दूसरा सवाल एक और है, भाई आपने कई सारे जगह पर टिकटों की ऐसी सूची डाल दी है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है, उस सूची का हम लोग जब से जारी हुआ है सुबह से विश्लेषण कर रहे हैं मनोज जी, और वो हर तरफ यही दिख रहा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी कई सीटों पर अभी से ही आपकी जीत जो है, समाजवादी पार्टी की जीत बड़ी सुनिश्चित दिखाई दे रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरे उपलब्ध विकल्प भी मौजूद नहीं थे कि जो एक पक्षी मुकाबला हमें दिख रहा है कई स्थानों पर, चाहे वो कटहरी का मामला हो, चाहे वो फूलपुर का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, मझुआ का विश्लेषण कर रहे हैं, या फिर जो है कि वो करहल का विश्लेषण कर रहे हैं, सीसामऊ का विश्लेषण कर रहे हैं, कुंडलकी का कर रहे हैं, मतलब मामला बिल्कुल वन साइडेड दिख रहा है। तो बीजेपी को ऐसे स्थिति में कैसे ला दिया कि उनके पास कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है? मनोज जी, दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए, पीडीए कॉन्सेप्ट, पीडीए की अवधारणा जो है वो रामबाण की तरह है, अमृत की तरह है। उसको बीजेपी के पास कोई उसकी काट नहीं है, और काट इसलिए नहीं है कि अच्छा, कोशिश समाजवादी की है, पार्टी, 4 ओबीसी कैंडिडेट जारी किए हैं 7 में से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप संजय निषाद को नाराज करोगे, आप अनुप्रिया पटेल को नाराज करोगे, और आप सोचते हो उनकी कम्युनिटी का प्रत्याशी उतार के आप वोट ले लोगे। कहाँ हैं आप भाई? फूलपुर से फिर अनुप्रिया पटेल अपना हाथ दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, आप इस चक्कर में मत रहिएगा। खैर, वो अंदर की बात है, उसको मैं ज्यादा ओपन नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बात कह देता हूं कि समाजवादी पार्टी का पहले दिन से ये बिल्कुल स्पष्ट रुख हो गया। एक बयान आपको याद दिलाता हूँ, राष्ट्रपति जी से पूछा गया कि आपका अब शौक क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई शौक नहीं, सिर्फ अब एक शौक रह गया, बीजेपी को हराने का। तो जब हम ये तय कर लेते हैं राहुल लाल जी कि हमें अब हराना है, हमें अब जीतना है, तो फिर प्रकृति, ईश्वर, पूरी कायनात आपको जिताने में लगा देती है कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल 100% ताकत लगा रहा है, 100% सही समीकरण बैठा हुआ है। कांग्रेस के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को समझना चाहिए समाजवादी पार्टी का महत्व क्या है, यह अजय राय को समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज में आपके पास अपना कैंडिडेट दिया, आप चुनाव जीत गए और बेहतरीन वोटों से जीत गए। प्रत्याशी हमारा, सिंबल आपका। एक सीट है सीतापुर, सीतापुर में कांग्रेस ने एक प्रत्याशी उतारे जो ब्राह्मण समाज से आते थे, नकुल दुबे जी। वहां के लोगों ने कहा कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। समाजवादी पार्टी ने तत्काल उस पे कांग्रेस से बात करके जो राठौर साहब है, राकेश राठौर, उनको टिकट दिलवाया। वो पहले बीजेपी में थे, फिर वो सपा में आए, फिर कांग्रेस में चले गए, नाराज हो गए सपा से क्योंकि हम टिकट नहीं दे पाए थे उस वक्त। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम इनको टिकट नहीं दे पाए थे, और एक बार तो टिकट ऐसा मिला मतलब ये शायद भारतीय राजनीति में बहुत कम होता है, वो घटना आपको शेयर कर दूं। चेयरमैन का टिकट था शायद, चेयरमैनी का, नगर पालिका का 2 टिकट दिए राष्ट्रपति जी ने, राकेश राठौर जी को दिया और सर जायसवाल जी की फैमिली को दिया। यहाँ पे दिया और कहा कि जो पहले जाके नामांकन कर देगा उसका नामांकन माना जाएगा। मतलब ये बात थी। तो उसमें कुछ 2-4 मिनट का इधर उधर हेरा फेरी हो गया कुछ, इस वजह से राकेश राठौर जी पीछे रह गए
और ने फिर दोनों लोगों को टिकट दिया। राजचंद्र जी ने टिकट राकेश राठौर जी को पार्टी कार्यालय में दिलाया, कांग्रेस का सिंबल, हाथ का पंजा, मैं सामने था, मुझे याद है। और राकेश राठौर जी सांसद बन गए, कांग्रेस का एक सांसद यहाँ जीत गया, एक हमारे प्रत्याशी प्रयागराज से उज्जवल रमण जी जीत गए, 2 आप जीत गए। अमेठी पे बड़ा गुमान था उनको, जो महारानी साहिबा जो दिल्ली में बैठती हैं, राहुल लाल जी जानते हैं उनको अच्छे से। वो तो गायब हो गई, महारानी बहुत साहिबा दिनों से कह रही दिखी थी नहीं। कि उनको तो हाँ वो कह रही थी वो ये 4 जून के बाद तो मनोज जी वो नजर ही नहीं आ रही है। 4 जून के बाद से तो महारानी जी नजर ही नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का देखिए कैलकुलेशन कैसे रहा, किस तरह, क्योंकि हमारे वहां विधायक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, मजबूती के साथ हमने हरा दिया उनको। आप समाजवादी पार्टी को ताकत को नहीं समझेंगे तो फिर तो आपका नुकसान हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी छोटे दिल से राजनीति नहीं करती है, बात मैं 100 बार कहने के लिए तैयार हूं, छोटे दिल से राजनीति नहीं करती। हमारी विचारधारा हमको ये नहीं सिखाती किसी को दबा के, अरे हमारी विचारधारा ये लोगों को बराबरी पे लाना है। तो कांग्रेस से हमारी क्या लड़ाई? लड़ाई जो संविधान के खिलाफ है उनसे है। अगर कल कांग्रेस भी संविधान के खिलाफ हो जाएगी तो हम कांग्रेस के भी खिलाफ हो जाएंगे। ये बात मैं कहने में 1 सेकंड नहीं सोचूंगा। और जब थी संविधान के खिलाफ तो हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आपको इस देश के पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब सवर्णों की, जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, अल्पसंख्यक समाज की बात करनी पड़ेगी, तब आप राज कर पाओगे इस देश में, नहीं कर पाओगे। मोदी जैसे बहरूपीय व्यक्तित्व ने आके क्या कहा, भैया मैं पिछड़ा हूं, मैं गरीब हूं, मैं नीच हूं कह के और सत्ता बना ली साहब। आज क्या काम करा उसके लिए कौन है? उसके लिए अडानी है। उनके लिए और कौन है? अंबानी है। उनके लिए कोई राहुल लाल विषय थोड़ी नहीं है, मनोज यादव विषय थोड़ी नहीं है, अनुज श्रीवास्तव विषय थोड़ी नहीं है। उनको तो बेनौकरी वाला बना दिया। तुम चैनल में काम करते हो, 40,000 रुपए महीने कमाते हो, 80,000 कमाते हो, हटाओ ये चैनल बंद कराओ, ये ज्यादा आवाज इसकी बुलंद है। ये वो लोग हैं तलवार लेके बैठे हैं लोगों की नौकरियां खाने के लिए। हाँ, उनकी आप अगर मंगल आरती गाएंगे तो हो सकता है आपकी नौकरी बनी जाए, ऐसा मैं महसूस करता हूँ जी। बिल्कुल। अच्छा मनोज जी एक सवाल है, अनुज जी बस एक सवाल और है मनोज जी, 2027 में कैसा देखें? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरे गठबंधन के साथ जाएगी चुनाव में, इसको लेकर आपका क्या आकलन है मनोज जी? कि ये गठबंधन बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ, आप जो 17 का डिबेट कर रहे थे 85 सीटों में, 22-27 से जुड़ा हुआ है। आप जो 17 लोकसभा सीटों को कांग्रेस के 85 सीटों में बांट रहे थे, विभाजित कर रहे थे, क्या यही नंबर रहेगा 27 में? इसी के आसपास रहेगा मामला कांग्रेस और सपा का? अरे हमने कहा ना, समाजवादी पार्टी छोटे दिल से राजनीति नहीं करती। ये बड़ी, हम तो 125 सीटें दे चुके हैं 17 में भाई, काहे के लिए ये बात आप कहते हैं? हम बड़े दिल से राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं और हम लोग छोटी बात कभी नहीं करते। दल हो सकता है उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, लेकिन हमारी विचारधारा हमें सिखाती कि हम बड़े दिल के साथ करेंगे। लेकिन एक बात, रेशियो बढ़ाना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस का रेशियो, सक्सेस रेशियो कम है। आप सीट ले सकते हो ज्यादा, लेकिन आप विनिंग पूरा सिस्टम आपका नहीं बहुत अच्छा, प्रत्याशी का चयन आपका नहीं अच्छा है, ये फैक्ट है। इससे बीजेपी को लाभ मिलता है। आपको पिछला चुनाव याद है आपको पिछला चुनाव बिहार का क्या था? अगर उस वक्त 30 सीटों पे कांग्रेस को लड़ाते हो, बाकी आरजेडी लड़ जाती तो 25 सीटें ज्यादा होती आरजेडी की, और उनकी बहुमत की सरकार होती। हमें याद है कि 67 सीटों पे कांग्रेस लड़ी और 19 सीट ही केवल जीत पाई, जबकि 29 सीटों पे सीपीआई एमएल लड़ी और 16 सीटों का उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो वो लगातार कहा जा रहा था कि वो अगर कांग्रेस उतनी सीट ना लेती और सहयोगी दलों को मिलता तो 2020 में बिहार में जो है वो सरकार का परिवर्तन हो चुका होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। बिल्कुल मनोज जी, आपको एक अंतिम बात ना, 27 का सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मीडिया का एक धड़ा है, वो कह रहा है अखिलेश यादव ने जो है कांग्रेस को चरखा दाव से हरा दिया, कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। मतलब एक तरह से कहा जा रहा है कि पहले एक परसेप्शन बनाया जा रहा है गठबंधन टूट जाएगा, और जब अखिलेश जी ने फोटो ट्वीट कर दी उसके बाद कह रहे कांग्रेस को पिछाड़ दिया, पीछे कर दिया। इसको कैसे देखें? इसीलिए 27 के चुनाव पे लेकर चर्चा शुरू हो गई कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए, जो मीडिया है और जो खासकर गोदी मीडिया है वो अनपढ़ है, अबूझ है, और उसके पास सिलेबस में कुछ है भी नहीं। उनके पास जिसे कहते हैं दिमाग भी नहीं है कि वो एक बेहतर लाइन दे सके।
लेकिन चूंकि उन्हें खुश करना है, मैंने कहा ना मंगल आरती गानी पड़ती है, और मंगल आरती गाने के लिए चरण वंदना करनी पड़ेगी, उनकी खुशी के लिए, और दूसरे को डिस्क्रेडिट करने के लिए बोलना पड़ेगा, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन मुझे हंसी आती है, कितने बुद्धिजीवी, कितने तेज तर्रार वहां के एंकर जो नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस से देखिए, पहले क्या कह रहे थे कि गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन नहीं होगा, इंडिया अलायंस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। फिर जब बन गया, लड़ गया, नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, सारी बातें कही गई। लोग आ गए जो उनके दायरे में, वो फंस गए तो फंस गए। समाजवादी पार्टी नहीं फंसती, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मालूम है कि तुम्हें कैसे दबा के रखना, तुम्हें कैसे हराना, ये हमें पता चल गया। इसलिए ये बात हम लोग पूरी ताकत से, एलायंस है और सब कुछ एक साथ है, और पूरी मजबूती से हम लड़ेंगे और जीतेंगे, बीजेपी को हराएंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए समय निकाला, एक बार बहुत शुक्रिया दोबारा से। राहुल लाल जी हमारे साथ है, प्रशांत जी हमारे साथ है, जल्दी से एक छोटा छोटा रिएक्शन आपका लेंगे। मनोज यादव बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, राहुल लाल जी कैसे देखा जाए इसको? अब समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये? नहीं अनुज जी, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति नहीं है। जो हम लोग सुबह से, जब से भारतीय जनता पार्टी की टिकटें आई हैं और जब एक एक सीट का विश्लेषण करके देख रहे हैं, तो चूंकि देखिए करहल सबसे महत्वपूर्ण सीट है, अभी मैं संक्षेप में वही टिप्पणी कर देता हूं। करहल सबसे महत्वपूर्ण टिकट, अगर आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी का गढ़, लेकिन वहां पे अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। क्या कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी का कट्टर से कट्टर समर्थक से पूछ ले कि क्या वो ये मानने के लिए तैयार है कि अनुजेश यादव जो है वो तेज प्रताप यादव को हरा देंगे, वो भी मानने के लिए अनुज जी तैयार नहीं होगा। तो वो सीट किसके झोली में है? वो सीट सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के झोली में है। दूसरी सीट, अभी हम लोग कटहरी सीट को लेकर पूरा हम लोग जाति जो पूरा समीकरण है उसके आधार पर हम लोगों ने विश्लेषण करके देखा कि लालजी वर्मा की जो पत्नी सुभावती वर्मा है वो कैसे उनका पलड़ा भारी है, और जो निषाद जी को टिकट दिया गया है वो टिकट सही दिया गया है, लेकिन उन सही टिकटों को देने के बावजूद भी जो पूरा समीकरण है, वस्तु स्थिति है, तो लालजी वर्मा का मुकाबला करने के लिए वो वैसी स्थिति नजर कहीं नहीं आती। 2 सीट देखिए ऐसे खत्म हो गया। फूलपुर पे प्रशांत जी का जो विश्लेषण है वही विश्लेषण बिल्कुल मेरा भी है कि वहां का भी जो पूरा जाति समीकरण है, और जो कैंडिडेट पिछले बार अगर 2022 में अच्छा मुकाबला कर रहा है, और आज तो पीडीए का सहारा भी है, कांग्रेस का गठबंधन भी है, तो फूलपुर सीट वहां पे भी कोई बढ़त स्पष्टता हम लोगों को दिखाई दे रही है, फूलपुर पे दिख रही है बढ़त। तो एक एक सीट, जो कुंडरकी के मामले पर देखिए कैंडिडेट नहीं आया है, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे? कुंडरकी में किसी को किंतु परंतु लग रहा है, वो तो बर्क साहब की बड़ी महत्वपूर्ण वाली जगह है, कुछ भी प्रयास कर ले बीजेपी के लिए कोई जगह बनती हुई नहीं दिख रही। तो जब समाजवादी पार्टी ने जहां कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं उस जगह पर भी मुकाबले की स्थिति दिख रही है। सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोग डंके के चोट पे खा सकते हैं कि इरफान सोलंकी का प्रभाव है, और वहां पर भी चीजें दिख रही है। मंझवा सीट को लेकर आप देखिए, वहां पे बिंद जी बिल्कुल बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसे समीकरण है कि अभी भी जब से एक एक कैंडिडेट को हम लोग एक एक सीट उठा के देख रहे हैं, क्योंकि आप मीरापुर को लेकर पूछ रहे थे अनुज जी, देखिए मीरापुर में जब तक नाम इधर से घोषित नहीं हो जाता है एक तरह से कि वो किसको टिकट दे रहे हैं, अब जयंत चौधरी आखिर वो किसे टिकट दे रहे हैं, तब उस सीट का विश्लेषण करने में हम लोगों को ज्यादा जो सुविधा होगी। अभी इसलिए उस सीट को मैं छोड़ भी दे रहा हूं, लेकिन जहां पे बिल्कुल आमने सामने के प्रत्याशी घोषित है उसमें तो फिर मुकाबला जो है वो सीधा सीधा इंडिया अलायंस की तरफ झुका हुआ ही अभी भी नजर आ रहा है अनुज जी। तो ऐसे स्थिति में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका, तो देखिए वो उस पार्टी के प्रवक्ता है, बोलना उनका धर्म भी है, लेकिन अगर समीकरण उनके पक्ष में झुके हुए दिखाई दे रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस में आना भी अनुज जी काफी हद तक स्वाभाविक ही। एक छोटा सा रिएक्शन प्रशांत भाई आपका, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। आप देखिए, मैं तो एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ। हाजी रिजवान 3 बार के विधायक कुंदरकी में, रामवीर सिंह कुछ पता नहीं कहाँ से आ गए, 60 वर्सेस 40 का रेशियो है, उसमें भी सिर पुटव्वल वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां से नाम किसी बासित अली का चल रहा था, फिर उसके बाद अचानक से इनका नाम आ गया। कुंदरकी सीट में यस मान के चल रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लिए। मैं फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी के लिए यस मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 2022 वो चुनाव जब लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, उस चुनाव में मात्र अब नाम मात्र के मार्जिन से 2700 वोटों के मार्जिन से जीत हार नहीं होती है। वहां से बेहद कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और लोकसभा चुनाव में लीड दिलाई, मुस्तफा सिद्दीकी ने ही लीड दिलाई और वही कैंडिडेट हैं। तो ये सीट भी मैं वैसे ही मान के चलो, सीसामऊ में कुछ इफ और बट की स्थिति बनी नहीं रही है। इसके अलावा करहल आप ले लीजिए, करहल में भी वही स्थिति है। देखिए, 2 सीटों पर आपको थोड़ा बहुत
रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तो मझवा और दूसरा कटहरी में। मझवा में इसलिए रोचक दिखेगा क्योंकि वहां पर संजय निषाद पे सब कुछ डिपेंड करता है। संजय निषाद जो चाहेंगे, जिस तरीके का डिसाइसिव फैक्टर एक तरीके से संजय निषाद बनकर के निकलेंगे वहां पर। उनके वोटर, जब मैं संजय निषाद की बात करूं तो उनके बिरादरी के वोटर, और कटहरी में भी कमोबेश यही स्थिति है। बाकी मिल्कीपुर में चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन 9 सीटों में से ये जो अभी का इक्वेशन है, समाजवादी पार्टी एकदम आगे है, मजबूती के साथ आगे है। लेकिन वोटिंग होगी, उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब इसका ओवरऑल समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी जो दूर से देख के समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है। देखिए, अपडेट ये भी निकल कर आई है कि खैर और गाजियाबाद को लेकर इस वक्त अखिलेश यादव अपने पार्टी कार्यालय पर मीटिंग कर रहे हैं, और जैसा मनोज यादव ने बताया है कि बड़ी खबर आ जाएगी कुछ देर बाद, कुछ मिनटों बाद कभी भी नामों का ऐलान हो सकता है। और अगर डॉली शर्मा गाजियाबाद से चुनाव लड़ती दिखाई दे और कांग्रेस की कोई और नेता खैर से चुनाव लड़ती दिखाई दे तो चौंकिएगा मत, ऐसा भी हो सकता है। राहुल लाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रशांत भाई बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए।